हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। MCO 15 का एक टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसका ही दूसरा भाग हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजेस इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम लोग को फेस करने पड़ते हैं जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं इंडिया से किसी और कंट्री में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से देखिएगा। एंड साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट वी हैव द नोट्स अवेलेबल। ये जो टॉपिक्स मैं भी आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे हमारे नोट्स से हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको कॉमन दिखने वाले हैं। तो अगर आप इससे स्टडी करते हैं तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैलेंजेस इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। So while India has made significant progress in the foreign trade, exporters face several challenges that affect competitiveness and growth, है ना। तो हम आपको पता है कि जो इंडिया का ग्रोथ है सिग्निफिकेंटली वो हम लोग को देखने को मिल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में। एक्सपोर्ट हमारा पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग बाहर सामान अपना भेजते हैं, उनको भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की चीजें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि उनके कॉम्पिटिटिवनेस को या और उसके ग्रोथ को दबा रही हैं, है ना। अगर इन चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, टैकल कर लिया जाए, तो उनका ग्रोथ और भी अच्छा हो सकता है, और अल्टीमेटली हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको भी हम लोग बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली जाएगी। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। ठीक है, सो पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस फैसिलिटीज आर समटाइम्स इनएडिक्वेट एंड इनएफिशिएंट। तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? पानी के माध्यम से, रास्तों में जो है होता है एक्सपोर्ट, राइट। हमेशा हवाई जहाज से जो है सामान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि पानी के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, समुद्रों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहां पे जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ती है। राइट, तो उसके लिए आपको अच्छे पोर्ट चाहिए, लॉजिस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए पोर्ट के पास में। राइट, तो ये समटाइम हम लोग को देखने को मिलता है कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये इनएडिक्वेट हैं या इनएफिशिएंट हैं। या तो इनएडिक्वेट है, या तो सही मात्रा में अवेलेबल है ही नहीं, या अगर हैं भी तो इनएफिशिएंट है, अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर रही हैं। तो ये हम लोग को एक पहला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद उसी में है डिले इन कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज कॉस्ट एंड रिड्यूस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो, जो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस है उसमें डिले होता है, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसको करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसमें हम लोग को इंक्रीज देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जब हम लोग सारी चीजों को बाहर भेज रहे हैं तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी उस कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको वहां पे अच्छे प्राइसेस पे अगर आप नहीं भेजोगे तो कोई भी सामान आपका क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि आपकी कंट्री का सामान तो बाहर का सामान हो गया, राइट। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स किए हैं, अभी पॉइंट किए हैं। अब हम लोग दूसरा करने वाले हैं रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया कि जो हमारा एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस है वो घटता है, उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक्सपोर्टर्स ऑफन फेस कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ आपको कॉम्प्लायंस भी करना होता है गवर्नमेंट के एजेंसीज के साथ, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको कॉम्प्लाई करते हुए आपको काम करना होता है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। इसी में दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन पॉलिसीज और टैरिफ्स कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी। अगर आप अपने पॉलिसी में, अपने टैरिफ में कॉन्टिन्यूस चेंजेस करते रहोगे, फ्रीक्वेंट आप चेंजेस करते रहोगे, तो डेफिनेटली जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस जो कि एक्सपोर्टर्स को फेस करने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड कंप्लायंस। ये जरूरी है मेरे ख्याल से, ये तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप क्वालिटी अच्छा मेंटेन करके रखोगे तो लोग आपसे दोबारा सामान भी खरीदेंगे। सो इंटरनेशनल मार्केट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इको लेबल्स एंड सर्टिफिकेशंस। तो ये गवर्नमेंट का काम है ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। क्वालिटी प्रोडक्ट को ही इंडिया से बाहर भेजा जाना चाहिए, ताकि उनको भी देख करके लगे कि भाई इंडिया से सामान आया है तो कितना अच्छी क्वालिटी का है, राइट। सो इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजों की आवश्यकता बहुत होती है। वो लोग क्वालिटी चेक करते हैं, इको लेवल चेक करते हैं, सर्टिफिकेशन देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफन स्ट्रगल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। लेकिन जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी कंपनीज है, वो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। वो भी कर लेंगी, लेकिन उनको थोड़ा असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी से किसी भी कंपनी को बड़ा बनाया जाता है, राइट। अगर आप असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे, छोटी छोटी चीजों में अगर हेल्प आप प्रोवाइड करोगे, तो ही वो छोटी कंपनी आगे जाकर के बड़ी बन पाएगी, राइट। तो ये चीज है। चौथा पॉइंट है करेंसी फ्लक्चुएशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी अफेक्ट्स प्राइसिंग, प्रॉफिट्स एंड प्लानिंग फॉर एक्सपोर्टर्स, है ना। तो इसमें जो वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है एक्सचेंज रेट में, आज जो है $1 में 90 रुपए है, अगले दिन एक डॉलर में 93 रुपए हो गया, फिर 96 रुपए हो गया। प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो इसका भी प्रोसेस, उसका भी असर जो है हमें अपनी प्राइसिंग पे, अपनी प्रॉफिट्स के ऊपर देखने को मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर्स को फिर प्लान भी करना होता है। दूसरा पॉइंट इसी में है, हेजिंग अगेंस्ट करेंसी रिस्क इज कॉस्टली। अगर आप हेज करने की कोशिश करते हो, हेजिंग का मतलब है एक करेंसी में चूंकि आपका लॉस है तो आप दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि ओवरऑल जो है आपका कंप्लीट लॉस ना रहे, एक जगह प्रॉफिट हो दूसरी जगह पे फायदा हो जाए तो चीजें बराबर हो जाएंगी। तो हेजिंग अगेंस्ट करेंसी रिस्क इज कॉस्टली, अगर आप इसके अगेंस्ट में रिस्क हेजिंग करते हो तो वो रिस्क जो है काफी ज्यादा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है, एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है छोटे छोटे जो फर्म्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। पांचवा पॉइंट यहाँ पे बोला आ रहा है कंपटीशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो ये तो है ही, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो लोग आपका सामान ही क्यों खरीदेंगे अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सो इंडिया फेसेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज इन की सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंजीनियरिंग गुड्स में चाइना का तो कोई सानी है नहीं, टेक्सटाइल में नो डाउट हम लोग अच्छे हैं, अभी बांग्लादेश लेकिन बहुत अच्छा हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना, वियतनाम, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो इन सारी कंट्रीज से हम लोग को बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है, और बहुत ही स्टिफ कंपटीशन मिलता है, तो आपको डेफिनेटली अच्छा काम करना पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक बने रहना है तो, राइट। छठा पॉइंट है मार्केट एक्सेस एंड ट्रेड बैरियर्स। So tariff and non-tariff barriers imposed by importing countries can restrict market access. अब सपोज हम सामान अपना बाहर भेज रहे हैं, लेकिन जितना सामान हम भेज रहे हैं उससे ज्यादा हम सामान भेज सकते हैं, लेकिन वहां वो कंट्री जहाँ पे आप अपना सामान भेज रहे हैं उन्होंने वहां पे कोटा सिस्टम लगा दिया है कि बाहर से इतना ही सामान आएगा, तो उस केस पे जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो वो भी एक चैलेंजेस है जो कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स को फेस करना पड़ता है, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो, चाहे वो टैक्स लगा दिया जाए, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि कोटा वाला सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज, है ना, अगर आप डंप कर रहे हो तो उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज आपको पे करना पड़ेगा, कोटास का जो मैंने आपको बोला, साथ ही साथ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है ताकि आप खुद परेशान होकर के अपना सामान हमारे कंट्री में ना भेजो, है ना। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती है, मार्केट एक्सेस एंड ट्रेड बैरियर्स भी एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। सातवां पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। जो आपका डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स का, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर आपको कोई चीज एक्सपोर्ट करना है तो आपके लिए, उसके लिए सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि हम लोग को रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है, फिर उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर हम लोग बाहर जाके बेचते हैं। तो अगर वही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप कैसे काम करोगे, राइट। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज ऑफन रिलाई ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत हद तक जो है रॉ मटेरियल जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर रिलाई करती हैं, मेकिंग देम वल्नरेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी वजह से जो उनका प्राइस है उसमें भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सप्लाई डिसरप्शन भी कभी कभी हो जाता है। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पॉलिटिकल कोई इशू हो गया, कोई सिविल कोई इशू हो गया, तो आपको सप्लाई ठीक टाइम पे नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन सच बात बोलूं तो इस तरह का कोई बिजनेस मत करना जहां पे आपको अपना रॉ मटेरियल कहीं और से मंगवाना पड़े और फिर आप उसको बेचो, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इस तरह के बिजनेस में बहुत दिक्कत होती है। आठवां पॉइंट है लिमिटेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो इंडिया में आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग थोड़े से एडवांस हैं, लेकिन और एडवांस हो सकते हैं। तो वो जो हमारा अपग्रेडेशन है वो बहुत ही लिमिटेड तौर पे हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा जैसा कि चाइना में है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही लैक कर रहा है, उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा। एंड ऑटोमेशन रिड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस इन हाईटेक सेक्टर्स। अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका होगा, अगर आपका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अगर आपका अपग्रेड होगा तो डेफिनेटली आपको आसानी मिलेगी, ऑटोमेशन होगा, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट वो आपको कम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर द challenges that we face. कंक्लूड कर देता हूँ, इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स हाई वैल्यू डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रहा है हाई वैल्यू डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स की तरफ, जहाँ पे सर्विस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि हम लोग को चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स की बात की गई, रेगुलेटरी हर्डल्स, ग्लोबल कंपटीशन, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, है ना। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग को फेस करनी पड़ती है, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें और इंटरनेशनल मार्केट में भी रेलेवेंट रह सकें, है ना। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, इंटरवेंशन, इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड स्किल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर क्रूशियल फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, सब्सटेंशियली एक्सपोर्ट करना है, ग्रोथ करना है एक्सपोर्ट में,
तो आपको स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इंटरवेंशन आपको करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाने होंगे लॉजिस्टिक्स में, स्किल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको बढ़ावा देना होगा, है ना। ये सारी चीजें करके ही आप इन सारे चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो या टैकल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वी हैव द नोट्स अवेलेबल। यू कैन सिंपली कॉल अस और व्हाट्सएप एस एट आवर नंबर। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा और साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद, अपना ख्याल रखो, बाय।